हाँ बच्चों, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको सारे दिख ही रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस या प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था। चलो 3 प्रॉब्लम और करते हैं उसी के ऊपर, फिर आगे स्प्रिंग प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देखो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेटा ये बताना है कि ये जो मैन है ये कितना फोर्स लगाएगा स्प्रिंग्स के ऊपर। तो कर लेते हैं बात। मैं बोलता हूँ यहाँ से, ये टेंशन T लग रहा है, ठीक है, ये टेंशन T लग रहा है, ये सेम टेंशन इधर ट्रांसफर करेगा तो ये T, बेटा ये T, तो इस वाले पार्ट पे कितना लगेगा, 2T लगेगा, ठीक है। ऐसे ही ये अलग इधर कितना ट्रांसफर करेगा, टेंशन T, ठीक। चलो यहाँ की बात समझ में आई। अब अगर बात की जाए यहाँ से, तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँ ये T लग रहा है, ये T लग रहा है, तो ये इधर भी कितना हो जाएगा T, क्योंकि ये इसको ट्रांसफर करेगा तो सेम टेंशन इधर भी लगेगा T। तो बेटा T और T इधर कितना लगेगा, इस वाले पार्ट पे 2T, और इधर तो T लग ही रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली मुझे ये पता चला कि भाई ये जो आदमी है ये कितना फोर्स लगाएगा। एक बार मैं फ्रेम को चेक कर लूं कि सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि भाई ये आदमी कितनी फोर्स लगा रहा है रोप्स के ऊपर, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये आदमी कितनी लगा रहा है, 2T लगा रहा है, 2T लगा रहा है। वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बंदे का वेट 100 kg है, प्लेटफॉर्म पे जिस पे खड़ा है ये कितना है, 50 kg है। तो इसने इतना फोर्स लगा रखा है कि ये सब कितना है, रेस्ट में रहे, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं। मैंने डायरेक्ट ही आपको बताया था कि भाई ये यहाँ पर पूरे एक सिस्टम को इतने वाले को पूरा एक सिस्टम मान लिया जाए। तो पूरा सिस्टम मान लेंगे तो देखो जरा, नीचे नेट वेट कितना लग रहा है, इक्विलिब्रियम में है तो 100 प्लस 50G, यही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 150G लग रहा है टोटल नीचे। चलो अच्छी बात। ऊपर की तरफ नेट टेंशन कितनी लग रही है, 2, और गिन लेते हैं यहां से, ये कितनी लग रही है, T, 2T कितना हो गया, 3T और वापस 2T, 5T और 2T, 7T। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 7T ने बैलेंस कर रखा है 150G को। बेटा यहां पर नॉर्मल T का वैल्यू कितना आया, 150G/7। बहुत अच्छी बात। बंदे ने कितनी फोर्स लगा रखी है, बंदे ने लगा रखी है T और T, 2T। तो हमसे यही पूछा गया था कि मैन ने कितना फोर्स अप्लाई किया हुआ है, मैं कहूंगा 2T का मतलब 2 × 150G/7, ये आ जाएगा। इतनी फोर्स लगा रखी है आदमी ने, ठीक है, इतना न्यूटन फोर्स लगा रखा है। क्लियरिटी आई। उस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं, नोट कर लो इसको, एक बार नोट कर लो। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया था कि आदमी कितनी फोर्स लगा रहा है, आदमी लगा रहा है 2T, तो मैंने T निकाला, ठीक। चलो अगर ये समझ में आ गया है तो देखो जरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसके भी करने के 2 तरीके। सबसे पहले मेथड 1, सवाल को समझ लो। सवाल कहना क्या चाह रहा है कि बेटा ये कितना फोर्स है, ये देखो ये बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक है A और इसके ऊपर छोटा ब्लॉक है B, पुली से कनेक्टेड है। ये तो मेरे को बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पे कि सर इस बड़े ब्लॉक को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ना A, ये रेस्ट पे रहे। सवाल आया समझ में। बेटा अगर कितना एक्सेलरेशन दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि ये रेस्ट पे है इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर ये रेस्ट पे रहेगा तो मैं क्या कह सकता हूं, पूरे को एक सिस्टम मान ले, ये एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स लगेगी पूरे के ऊपर वो कितनी लगेगी, m प्लस एक्सेलरेशन, डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, F नेट अपॉन टोटल मास कितना है, m प्लस कैपिटल M, ठीक है। तो पूरा ही मास रेस्ट पे रहेगा तो क्या बोलेंगे, F अपॉन 2m प्लस कैपिटल M। जमी बात, ठीक है। सर मेथड सेकंड बताओ। तो देखो जरा सेकंड मेथड के अंदर बात करते हैं। एफबीडी बना लो सबका, एफबीडी बना लो किसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रही है। आओ बात करते हैं। सबसे पहले भाई मैं क्या बोलूंगा, ये ऊपर लग रहा है T, ये आ रहा है mg, निकाल लेते हैं ना एक्सेलरेशन।
गोला मिटा देते हैं। तो नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। ये इधर क्या लग रहा है, ये इस ब्लॉक के ऊपर n लगा रहा है, तो ये इधर कितना लग रहा है, सेम n लग रहा है। इधर की अगर मैं बात करूंगा तो इधर लग रहा है t और ऊपर लग रहा है n1, तो ये भी लगा रहा है n1। ये तो फोर्सेस लग रहे हैं। चलो अच्छी बात, b वाले की बात करता हूँ सबसे पहले। b वाले के ऊपर क्या क्या हो रहा है, ये नेट मास है m, ऊपर लग रहा है t और b के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है n और नीचे लग रहा है mg। अच्छी बात, इसकी अगर इक्वेशन लिखी जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो रेस्ट में है ना, ऐसे चल थोड़ी रहा है, हाँ बिल्कुल नहीं चलता। तो t इक्वल्स टू mg और n इक्वल्स टू ma, ये लिखा जा सकता है। चलो a वाले की बात कर लेते हैं। a वाले के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बेटा क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरा m है, इधर लग रहा है t, ऊपर लग रहा है n1, नीचे लग रहा है mg, तो t इक्वल्स टू ma लिखा जा सकता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, t इक्वल्स टू ma लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है, और तो बस यही लग रहा है ना, n1 इक्वल्स टू mg। बड़ी अच्छी बात। कैपिटल M की बात करते हैं। कैपिटल M इधर दिखेगा क्या, हाँ दिखेगा। कैपिटल M के ऊपर क्या लग रहा है भाई, इधर तो लग रहा है F है ना, और इधर लग रहा है N, नीचे लग रहा है ये लग रहा है नीचे mg, और यहां से लग रहा है ये इधर लग रहा है t और ये लग रहा है ऊपर t। ठीक है, और क्या लगेगा, बस इतना ही लग रहा है यार इसके ऊपर तो। और इधर क्या लग रहा है, ये वाला ब्लॉक कितना लगा रहा है n1, इसके ऊपर यही तो लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं टेंशन किस डायरेक्शन में लग रही है भाई, ये ऊपर लग रही है टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम कांटेक्ट, इधर लगेगी ना, ये लग रही है इधर टी, है ना। सही किया सही किया सही किया सही किया। और अवे फ्रॉम नॉर्मल ये टी लग रहा है इधर, तो एक टी लग रहा है इधर। चलो कर लेते हैं, क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, F माइनस टी माइनस एन इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। बड़ी अच्छी बात। ऊपर वालों से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, तो भाई यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर ये वाला टी लग रहा है ना इधर, इस वाले टी का वैल्यू कितना है, वैल्यूज रख देते हैं। माइनस टी का वैल्यू कितना है एम ए, माइनस ये वाले एन का वैल्यू कितना है एम ए इक्वल्स टू कैपिटल एम ए, है ना। देखो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं मैं, चेक करते रहो। तो यहां से क्या बोल देंगे F इक्वल्स टू, आ गया ना अपना आंसर, M प्लस M, मैंने कॉमन भी ले लिया, इस पूरे को इधर ले जा करके A कॉमन ले लिया, तो देखो A मेरा वही आया जो हमने सीखा और पढ़ा था। ठीक है, आपकी मर्जी पड़े उस मेथड से कर लो, आपकी मर्जी पड़े उस मेथड से कर लो। चलो ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दिख रहा है आपको सबको, चलो क्लियर है तो फिर देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी कर ही लेते हैं, उस क्वेश्चन को समझाता हूँ। वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो क्वेश्चन ड्रॉ कर लो बेटा, साथ के साथ ही क्वेश्चन ड्रॉ कर लो साथ के साथ, फिर आपको समझा दूंगा मैं वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये दो ब्लॉक है, ऊपर F इक्वल्स टू 30T लग रहा है ना, F इक्वल्स टू 30T लग रहा है, नीचे दो ब्लॉक हैं 4 kg और 1 kg रेस्ट पे हैं अभी। तो कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को छोड़ देंगे, इनका कांटेक्ट 0 हो जाएगा, पहला तो ये। ठीक है, करें। दूसरा पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा, दूसरा पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम ये चेक करते हैं कि कितने टाइम के बाद इनका कांटेक्ट लूज हो जाएगा। करें, तो देखो जरा यहां पर क्या बोलेंगे, ऊपर लग रहा है T,
अभी लूज नहीं हुआ है ना। इनिशियल कंडीशन में देखें टी नीचे लग रहा है 1g, ठीक है, मास इसका 1 है ना, तो नीचे लगेगा 1g और इनके बीच में नॉर्मल फोर्सेस। तो नॉर्मल की अगर बात करूंगा तो ऊपर क्या लग रहा है, एफबीडी बना देते हैं इसका 1 kg का, 1 kg ऊपर लगेगा टी और एन और एम जी। तो बेटा ये अभी तो इक्विलिब्रियम में अभी तो उठे ही नहीं है, उठे ही नहीं तो क्या बोलेंगे एन प्लस टी इक्वल्स टू एम जी। पहली बात तो ये, चलो बहुत अच्छी बात। अब भाई मान लो जैसे ही कांटेक्ट लूज हुआ तो एन तो हो जाएगा 0, जैसे ही उठेगा तो इनका कांटेक्ट ब्रेक हो गया ना, अब कुछ कांटेक्ट रहा ही नहीं है, हमको वही टाइम कैलकुलेट करना है। तो उस कंडीशन में क्या बोलूंगा टी इक्वल्स टू मेरा एम जी हो जाएगा। चलो अभी भी सर टाइम तो आया ही नहीं, चलो एक बार यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन में। बेटा ये टी है, मान लो ये इधर टी है, तो इस पुली से इधर कितना आएगा टी आएगा, और इधर भी ये कितना आ जाएगा टी, चाहे ऐसे नहीं तो ऐसे मान लो कि इस पुली के ऊपर ये टेंशन है तो इसके इधर कितनी टेंशन ट्रांसफर होगी टी, इससे इस पे टी होगी तो इधर कितनी होगी टी, और बेटा यहां पर कितनी होगी 2t, है ना। हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले सिस्टम को देखते हैं कि भाई F इक्वल्स टू कितना है टी टी और ये टी 3t, ठीक है। F का वैल्यू कितना बेटा 30t और ये t क्या है टाइम दे रखा है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3t, तो ये 10 यानी t का वैल्यू मेरे को मिल गया 10 स्मॉल t, ये मिल गया। यहां से मेरे को पता चल जाएगा अब सीधा सीधा m का वैल्यू 1 है, मैं इसको यहां पर रखूंगा तो ये आएगा 10t इक्वल्स टू 1g, और टाइम जो मेरे को मिलेगा बेटा वो आएगा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यानी मुझे क्या समझ में आया कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद ये अपना कॉन्टेक्ट लूज कर देगा। चलो यहां पर देखते हैं सेकेंड केस। 4 kg वाला कितने टाइम के बाद करेगा कॉन्टेक्ट लूज, 4 kg वाले को मैं बोलूंगा तो नीचे एक तो लगेगा 4g, ऊपर लगेगा नॉर्मल और लग रहा है 2t, तो मैं बोलूंगा 2t इक्वल्स 2t प्लस n इक्वल्स टू 4g। जमती है बात, क्लियर। जैसे ही कॉन्टेक्ट लूज होगा ये टर्म तो हो जाएगी 0 क्योंकि नॉर्मल खत्म हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे सीधा बोल सकते हैं 2t इक्वल्स टू 4g, ये 2 यानी t इक्वल्स टू 2g, ठीक है। और t का वैल्यू कितना है 10t इक्वल्स टू 2 इंटू 10, यानी t का वैल्यू कितना आ गया 2 सेकेंड। यानी भाई ये 4 kg वाला कितने टाइम में छोड़ेगा सरफेस को 2 सेकेंड के बाद, कितने टाइम में छोड़ेगा 2 सेकेंड के बाद। एसी काम ही नहीं कर रहा, चलो छोड़ो, इसके क्या हो गया चील्ड कर दिया, ठीक है। देखो फिर यहां पे चलो ये हो गया। अब बेटा जो मेरे को जो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो क्या पूछना है, सेकंड पार्ट जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि देखो 1 सेकंड के डिफरेंस के बीच में हो रहा है ना, तो जब तक ये भी छोड़ेगा तब तक इसका कुछ एक्सेलरेशन रहा होगा, नहीं आया ना समझ में। 1 kg ब्लॉक है, ये 1 सेकंड पे ऊपर कांटेक्ट छोड़ देगा, ये 2 सेकंड पे छोड़ेगा, तो ये वाला इससे 1 सेकंड के बाद ही तो छोड़ रहा है ना। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक ये कांटेक्ट नहीं छोड़े तब तक ये ऐसे ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, वो चेक करना है। तो देखो जरा करते हैं। मैं सिंपली एक चीज ये जानता हूं कि सर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं 1 kg का, 1 kg का एक्सेलरेशन निकालते हैं। ऊपर जा रहा है ये t से, कांटेक्ट तो लूज हो ही चुका है और ये हो रहा है mg। सर जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी mt माइनस ऊपर जा रहा है ना
तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, ये बनेगा। यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि t इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। एम की वैल्यू तो हो गई 1 सब जगह है ना, g ब्लॉक यहां कहीं है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये कैलकुलेट करना है मुझको अब। तो ये मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर बताता हूं आपको कैसे क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो बेटा यहां से एक्सेलरेशन में देखूंगा कितना आएगा, 10t माइनस 10, या फिर कह सकते हैं 10, अच्छा ऐसे कह लो, क्या कह सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, dv बाय dt। देखना 10t माइनस 10, dv का वैल्यू हो जाएगा बेटा 10t माइनस 10 dt, मैं कर दूंगा इंटीग्रेट, ठीक है। 1 सेकंड पर तो ये उठेगा, 1 सेकंड पर तो ये ऊपर जस्ट उठेगा, जब ये उठ रहा होगा तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी 0। 2 सेकंड के बाद ये उठने वाला है, तो इस 2 सेकंड पे इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी v, तो मेरे को यही v कैलकुलेट करना। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 10t स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 माइनस 10t 1 से 2, 5 4 जा 20 माइनस 5, ये आएगा माइनस, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, ये तो हो गया 5, 5 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 20 माइनस 5, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ आ रहा है, जो भी आ रहा है चलने दो, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 इंटू 2 माइनस 10, ये आएगा, ठीक है देख लेंगे जो भी आ रहा है यार। 15 माइनस 20 माइनस 10, 10, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड v, इतना आ रहा है। देख लो मैंने इंटीग्रेशन गलत तो नहीं कर दिया कहीं, इसका आएगा 10t स्क्वायर बाई 2, 1 से 2 माइनस 10t 1 से 2, ठीक है। 10t स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 2 का 4 2 2, ठीक है यार, मुझे तो सब कुछ सही सही लग रहा है, आप लोग भी एक बार देख लो। 5t स्क्वायर हो जाएगा ये 5 2 2 स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन चेक है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्प्रिंग प्रॉब्लम्स को, स्प्रिंग प्रॉब्लम को देखते हैं, स्प्रिंग प्रॉब्लम क्या है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, कंसेप्ट अपना क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा मिले जुले नॉर्मल के ऊपर, सूडो वूडो भी करा दिया आपको, सब करा दिया। अब देखो स्प्रिंग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। स्प्रिंग प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं होता बेटा, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स लगती है F इक्वल्स टू के एक्स, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, F इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। K जो होता है वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, K जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो, ठीक है। X एक्सपेंशन भी हो सकता है, X एक्सपेंशन भी हो सकता है, प्रसार और कंप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड ऑन कि स्प्रिंग को दबा रहे हैं या फिर उसको खींच रहे हैं, ये स्प्रिंग के अंदर फोर्स होता है। ये बात तो क्लियर हो गई, चलो अच्छी बात। अगर ये क्लियर हो गई तो देखो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिससे आपको क्लियरिटी आएगी कि हम इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, तो देखो जरा यहां से अगर मैं बात करूंगा कि एक मैंने पुली बनाया, स्प्रिंग फोर्स एक तरीके से टेंशन जैसे लेते वैसे लेना है स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग मैंने कंसीडर कर ली है ना। ये पुली लगा दिया, ये जमीन से कनेक्ट कर दिया, ले भाई एक ब्लॉक M ऐसे लटका दिया, अब ऐसे लटका दिया तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एक्सपेंड हो गया ना, ये खिंच गई है, तो यहां पर कितनी होगी kx, तो मेरे को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करें। यहाँ क्या बोलेंगे, ये t है, ये भी t होगा, नीचे लग रहा है mg, क्लियरिटी है। तो यहाँ से बेटा क्या बोलूँगा, ये t तो ये कितना हो जाएगा 2t, तो क्या एक तरीके से यूँ कह सकता हूँ कि ये जो 2t है इक्वल्स टू kx के इक्वल है,
और इधर वाले से देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, t इक्वल्स टू एम जी है बेटा, ये वैल्यू यहाँ चिपका दो, 2mg इक्वल्स टू के एक्स, सिंपल, x की वैल्यू कितनी आएगी 2mg बाय के। आया समझ में आया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लो कुछ ऐसा बना देते हैं, यहाँ लगा दो स्प्रिंग, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, ला 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 ला। इसको लगा देते हैं ऐसे, इधर लगा देते हैं, इधर लटका देते हैं कुछ भी मास। कितना लटका दूं? एम ही लटका देता हूँ यार, इसको थोड़ा और ग्राउंड को नीचे तक ले जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे। ये एम ऐसा बना दे, कुछ भी बना लो यार, उसमें क्या है ना। तो यहाँ से अब बात करेंगे तो इधर लगेगा टी और टी तो टी तो टी, ये लग रहा है के एक्स, वही एक्स निकालना है, एक्सपेंशन ही हो रहा है, जाहिर सी बात है। ये टी ये हो जाएगा 2t तो ये हो जाएगा एम जी। तो बेटा लिख सकते हैं सिंपल, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो डब्बे का, ऊपर लग रहा है 2t और नीचे लग रहा है mg, तो क्या कह सकता हूँ 2t बराबर mg। बहुत अच्छी बात। और यहाँ पर क्या है, ये जो ये यहाँ पर जैसे क्या बोलेंगे कि t इक्वल्स टू कितना है, इधर t इक्वल्स टू के एक्स है, इधर t इक्वल्स टू के एक्स है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 2kx इक्वल्स टू एम जी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाय 2k, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम जी बाय 2k, कुछ भी बना लो है ना। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर उसके बाद मुझे बताओ आप लोगों को समझ में ये चीज आई या नहीं आई। ये स्प्रिंग फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई स्प्रिंग को हम काट देंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग को काट देंगे तो क्या होगा। ठीक है, मिटा देता हूं, चलो। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, देखो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये कंसेप्ट हैं, ये एक्चुअली क्वेश्चंस तो क्या ही बोले इनको, ये आगे बड़े जब सवाल बनते हैं ना एडवांस स्टूडेंट्स के तो उनमें लग जाता है ये। चलो देखो जरा यहाँ पे, हाँ कटिंग ऑफ स्प्रिंग, जैसे मान के चलो बेटा कटिंग ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग को जब हम काट देते हैं, या स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग को जब हम काट देते हैं तो उनमें जो फोर्स होता है वो इंस्टेंट जीरो हो जाता है, मतलब उनकी फोर्स खत्म हो जाती है। स्प्रिंग के अंदर फिर भी एकदम से नहीं होती है टेंशन, जो होती है ना स्ट्रिंग, उसके अंदर तो बिल्कुल ही एकदम से टेंशन जीरो हो जाती है, स्प्रिंग के अंदर एकदम से नहीं होती क्योंकि एक्सपेंड हुई होती है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से हमें ये चीज समझ में आएगी, देखना। जैसे ये एक स्प्रिंग है, ये कोई तो भी एक मास अटका हुआ है, ठीक है, मैं ऊपर क्या बोलता हूं, ये मेरा के एक्स है, नीचे एम जी है। इसमें दो चीजें करनी है, बिफोर कटिंग आफ्टर कटिंग। बिफोर कटिंग की अगर मैं बात करूंगा बेटा, बिफोर क्या कंडीशन होगी, के एक्स इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। अब बेटा मैंने दिया इसको काट, तो काटने के बाद इसका मामला क्या बनेगा, डब्बे का एम, ऊपर पहले क्या था के एक्स था, नीचे आ रहा है एम जी, ये टर्म तो हो गई जीरो, काटने के बाद खत्म हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, तो मैं बोलूंगा एम जी इक्वल्स टू एम ए, यानी ए इक्वल्स टू जी। काटने के बाद ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से आ रहे हैं वो चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। और बताऊं, चलो छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं, इसमें कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं। देखो जैसे मैं दो स्प्रिंग ले लेता हूं, ला 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 ला, ये M, ये M1, ये M2 है ना, और ठीक है,
इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका भी के, दोनों के अंदर एक्सपेंशन x1 x2। इसके अंदर एक्सपेंशन कितनी है x1, इसके अंदर कितनी है x2। चलो भाई m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बिफोर कट, ठीक है, बिफोर कट करेंगे तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम कितना बनेगा बेटा, ऊपर आएगा, अब बोर हो रहे हो क्या, देखो ऊपर आएगा f1 बोल देता हूँ, f1 इक्वल्स टू के x1 है ना, सिंपल, f1 इक्वल्स टू ऊपर लग रहा है f1, नीचे लग रहा है f2, ये लग रहा है f2 और इधर लग रहा है ये f1, ऐसे मान लो f1 इक्वल्स टू के x1 है, f2 इक्वल्स टू के x2 है ना। m1 अगर मैं नीचे देखूंगा तो एक तो लग रहा है बेटा f2, एक लग रहा है m1g, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, f1 इक्वल्स टू f2 प्लस m1g, ये कंडीशन है बिफोर की। सिमिलरली मैं m2 की अगर बात करूंगा तो m2 का जो fbd बनेगा वो कितना बनेगा, ऊपर लग रहा है f2 और नीचे लग रहा है m2g, यानी भाई मेरे f2 की वैल्यू जो मुझे मिली कितनी मिली, m2g मिल गई, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। अगर मैं पहले पॉइंट से स्प्रिंग को कट करता हूं यहां से, पहले सेकंड पे कर दें, सेकंड पे कर देते हैं ना, नहीं सेकंड से कट करते हैं, सेकंड से क्या, दोनों का ऊपर नीचे का आ जाएगा। सेकंड पॉइंट पे अगर मैं स्प्रिंग को कट कर देता हूं ये तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा ये कैलकुलेट करना है, कर देते हैं भाई। अब देखते हैं, अब अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा इसका m1 का, तो ऊपर क्या लग रहा है f1, नीचे क्या लग रहा है f2 जो कि हो चुका है 0, काट दिया ना, और ये हो गया m1g, और एक्सेलरेशन कुछ तो भी निकालते हैं इसका क्या आएगा, जाहिर सी बात है ये ब्लॉक तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे, f1 माइनस m1g इक्वल्स टू m1a। अब मेरी बात को समझना है, यहाँ पे जो मैंने कहा था ना, स्ट्रिंग के केस में तो एकदम से 0 हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग में एकदम से 0 नहीं होता है। तो f1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या निकाली थी, f2 प्लस m1g, f1 की वैल्यू क्या निकाली है, f2 प्लस m1g माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, ये खत्म। f2 किसके इक्वल था, m2g के इक्वल था सर, तो ये m1a, a कितना हो जाएगा m2 बाय m1g, इतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, इतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, जमा। चलो बात करते हैं m2 की, कि सर m2 के साथ क्या बीती होगी, f2 ऊपर जा रहा है, नीचे m2g ऐसे आ रहा है ना, और सर ये आ रहा है m2 सॉरी a से नीचे आ रहा है, ठीक है, a2 बोल दो इसको a1 बोल दो, a2 से नीचे आ रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बोलेंगे, f2 माइनस m2g इक्वल्स टू a2, जो कि ये चीज हो चुकी है खत्म। f2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, f2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी बेटा, f2 की वैल्यू तो सर कितनी हमारी 0 है, 0 है, तो 0 की अगर मैं बात करूंगा तो ये तो ऑलरेडी खत्म ही हो गया था ना, तो फिर ये सीधी सीधी लिख सकते थे अपन। अरे यही तो सिखाया था भाई दादा कि ये मेरा 0 हो गया, तो ma2 गड़बड़ कर रहे ना, ma2 इसमें भी g से ही आ रहा है ना नीचे। चलो आगे कोई ऐसा केस लेंगे जिसमें ये m2 ये खत्म, a2 की वैल्यू आएगी g से डाउनवर्ड्स आ जाएगी। चलो नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूँ, पूरा का पूरा नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्ट्रिंग बेस्ड, कि अगर स्ट्रिंग के साथ अगर केस हो जाए तो स्ट्रिंग वाले केस में हम क्या करेंगे। मिटा दूं, स्ट्रिंग का 21। हाँ बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक स्ट्रिंग वाला, फिर स्ट्रिंग को काट लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। देखो जैसे ये है एक, है ना, यहाँ पर मैंने कोई मास ले लिया, ये स्प्रिंग लगा दी, बीच में लगा दी स्ट्रिंग, फिर एक और मास ले लिया, फिर यहाँ पर लगा दी, फिर से स्प्रिंग लगा दी, और ये कोई मास m ले लिया। मास बड़ा गंदे तरीके से लिया यार ये, ठीक है, सबका मास सेम सेम ले लो, mm ले लो, ठीक है। इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, इसको बोल दो थर्ड, ये हो जाएगा x2, यहाँ हो जाएगा x1 k, ठीक है। चलो सबसे पहले m और m m1 इनका
बनाओ जरा, मैं देखता हूँ एक बार क्लियर क्लियर की। फटाफट एफबीडी बनाओ इनका एफबीडी बनाओ सबका। ठीक है, क्लियरिटी आई नहीं आई? क्लियरिटी नहीं आ रही है इसमें ना? हाँ अब आया है ना। तो इनका एफबीडी बनाओ। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है बेटा इसके अंदर, सिंपल सी बात, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ले लिया, तो मैं अगर इसका एफबीडी बनाऊंगा तो देखना जरा एम का एफबीडी क्या बनेगा। एम इक्वल्स टू कितना आएगा, ऊपर आएगा के x1, नीचे लग रहा होगा टी। ये सब कौन सा वाला केस है, बिफोर वाला केस है। कौन सा वाला केस है, बिफोर वाला केस है। और नीचे आ रहा होगा mg, तो मैं इसका क्या लिखूंगा, के x1 माइनस इक्वल्स टू टी प्लस mg। बिफोर की बात कर रहे हैं ना। इस वाले की बात करूंगा, इस वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूंगा तो ये वाले ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर t, नीचे लग रहा है के x2 और लग रहा है mg। तो यहाँ t की वैल्यू बात करेंगे तो t का वैल्यू कितना आएगा बेटा, के x2 प्लस mg, ये तो बनेगा है ना। और थर्ड वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूंगा बिफोर कट, तो थर्ड वाला जो ब्लॉक है m, ये इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, के x2 अपॉन mg। क्या लग रहा होगा, के x2 अपॉन mg। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। मैं क्या लिख सकता हूँ, के x2 इक्वल्स टू mg हो गया। बेटा यहाँ से के x2 की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मैं t इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ, 2mg हो गया। ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो के x1 कितना लिख सकता हूँ, 2mg प्लस mg 3mg। ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने निकाल ली यहाँ पे। चलो स्ट्रिंग को काट देते हैं, स्ट्रिंग को काट देते हैं। अब तक तो स्प्रिंग काटते आए थे, स्ट्रिंग काटते ही इसके साथ क्या होगा, ए वाले के साथ ए का एक्सेलरेशन क्या होगा ना, m, ऊपर लग रहा है के x1 और नीचे लग रहा है t, जो कि हो गया 0, और नीचे लग रहा है mg, है ना। ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैं बोलूंगा के x1 माइनस mg इक्वल्स टू ma। के x1 की वैल्यू कितनी है, 3mg माइनस mg इक्वल्स टू ma, यानी 2mg इक्वल्स टू ma। ये खत्म, a इक्वल्स टू आ जाएगा 2g अपवर्ड्स। b की बात करें, कहाँ गया b, ये इसके साथ क्या होगा, b यहाँ पर है भाई, ये वाला। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, तो इस वाले केस में t तो 0 ही हो गया, t 0 हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, जो b वाला ब्लॉक है m, ये कितने से आएगा, के x2, क्योंकि t तो वैल्यू t इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया, और ये आएगा mg। तो क्या बोल सकते हैं, के x2 प्लस mg इक्वल्स टू ma। और बेटा के x2 की वैल्यू कितनी है, mg प्लस mg इक्वल्स टू ma। यहाँ से ये भी कितना आएगा, सेम आ रहे हैं भाई, ये भी कितना आ जाएगा 2g, और लेकिन ये जाएगा ऊपर तो ये कितने से आएगा, नीचे। सेकेंड वाला ब्लॉक। थर्ड वाले ब्लॉक की बात करते हैं। थर्ड वाले ब्लॉक के अंदर क्या बोलेंगे कि सर जो तीसरा वाला है उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ हो रहा है सर के x2 और नीचे लग रहा है mg। ठीक है, के x2 की वैल्यू कितनी है, के x2 की वैल्यू, इसको a से बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, के x2 माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो के x2 की वैल्यू कितनी थी, mg थी, तो mg माइनस mg तो कितना हो गया, 0। तो बेटा इसका जो एक्सेलरेशन है वो आएगा वो 0। कहने का मतलब ये वाला ब्लॉक तो जाएगा कितने एक्सेलरेशन से, कहाँ लिखा मैंने, ये वाला ऊपर की तरफ। ये वाला जो ब्लॉक है ये कितने से जाएगा, नीचे की तरफ इतने एक्सेलरेशन से। और जो तीसरा वाला है इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 0, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा। आया समझ में। तो ये कुछ स्प्रिंग के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स थी। अब जो नेक्स्ट वैरायटी मैं आपको कराने जा रहा हूं वो ये है कि स्प्रिंग बैलेंस या फिर वेइंग मशीन। स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर ही है कि कितना वेट वो मेजर करती है। तो बेटा स्प्रिंग बैलेंस उतना ही वेट मेजर करते हैं जितना उसके ऊपर वेट होता है ना। वेट होने का मतलब कि उसके ऊपर जितना नॉर्मल फोर्स लगेगा ना स्प्रिंग बैलेंस पे, वो उतना ही रीड करेगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आप लोगों को चीजें अच्छे समझ में आएंगी। फिजिक्स तो न्यूमेरिकल से क्लियर होती है भैया। ठीक है, तो आओ जरा करते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल करता हूं मैं, यहीं पे आपको समझाता हूं, क्लियरिटी आ जाएगी एक ही बार में। ठीक है, देखो स्प्रिंग बैलेंस वाले क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन कि देखो जैसे ये है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये रीड करेगा है ना, ये कोई मास है m, समझना।
तो ये कितनी मशीन, ये कितना वेट बताएगा बेटा, जितना इसके ऊपर ये नॉर्मल लग रहा होगा, इसके ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा है टी, और टी इक्वल्स टू कितना है mg। तो ये जो स्प्रिंग रीडिंग जो आएगी, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आएगी, स्प्रिंग बैलेंस रीड कितना आएगा, कितना रीड करेगा, T इक्वल्स टू के एक्स, टी इक्वल्स टू एम जी। तो ये इसकी रीडिंग है, तो ये क्या बोलेगा के एक्स इक्वल्स टू एम जी, यानी इतना वेट ये बताएगा। एक और जगह बात करते हैं, लो इसी में बता देते हैं। लो ये कुछ ऐसे है, लो यहाँ लगा दे स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, ये लगा दी पुली, ये लगा दिया M1, ये लगा दिया M2, इसको चला दिया ऐसे। अब ये कितना करेगा, ये स्प्रिंग बैलेंस, ये कितना, अब ये कितना रीड करेगा, ठीक है। देखो बहुत ही साफ से मैं बताता हूँ आपको कितना रीड करेगा ये। भाई इस वाले केस में अपन लोगों ने टेंशन निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है, देखो ये T है, ये T है, तो बेटा ऊपर कितना लगेगा, ये 2T, यानी जो स्प्रिंग जो रीड करेगी वो कितना करेगी, 2T करेगी, इतना वेट बताएगी। तो अब मेरा टास्क क्या रह गया, T निकालना रह गया। तो बेटा इस वाले केस के अंदर हमने T का वैल्यू याद करो, स्टार्टिंग में कितना निकलवाया था, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था। बस सिंपल, ये वैल्यू को यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू को यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। और देखो छोटे चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, है ना, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर ही। देखो जरा, ये आया समझ में, अगर ये समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं कराता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो एक और क्वेश्चन देखो, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि सर बना ले, ये है ऐसे यहाँ लगा दो स्प्रिंग बैलेंस, ये है ना, ये वेट लगा दो M1, इधर लगा दो सर M2, चलो बड़ी अच्छी बात है ना। तो सर अब मुझे क्या पता है कि ये इधर आ रहा है, इसका मतलब M2 मेरा ज़्यादा है M1 से, डायरेक्ट बेटा एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखो वेइंग मशीन कितना बताएगी, इधर भी T बता रही है, इधर मैं बोल दूंगा T1 बोल दूंगा, ये एक तरीके से क्या है, T का वैल्यू ये बताएगी। ये जो वेइंग मशीन जो रीड करेगी किसका वैल्यू करेगी, T का वैल्यू करेगी, T है ना। ये एक्सेलरेशन से अगर ये इधर आ रही है तो मैं क्या बोलूँगा कि सर एक्सेलरेशन तो मैं सीधा निकाल ही लूँगा ना, ये कितना आएगा, ये ज़्यादा है m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन निकालना, T का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्या बोलेंगे, इधर आ रहा है ये m2g आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे m2g माइनस का T इक्वल्स टू m2a, खत्म। यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2g माइनस m2a इक्वल्स टू का T। बेटा a का वैल्यू ये रहा, यहाँ पुट कर दो, जो भी आएगा आंसर आएगा, वेइंग मशीन उतना रीड कर देगी। क्लियरिटी आई। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा वेइंग मशीन के ऊपर, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर, भाई स्प्रिंग कैसे रीड करती है, तो और कटिंग ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रिंग, मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर करके बता दिए। फटाक से इनको नोट कर लो और फिर मेरे को बताओ आप। हाँ बेटा, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंस्टेंट मोशन, कंस्टेंट मोशन, ठीक है, कंस्टेंट मोशन, ठीक। कंस्टेंट मोशन एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करें कंस्टेंट मोशन होता क्या है। मैं एक बार देख लूँ फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कंस्टेंट मोशन जो होता है वो होता है कि रिजिड बॉडीज के लिए होता है ना, कि सर जैसे मैं बात करूं कि ये एक रिमोट है, ठीक है, रिमोट के सारे पॉइंट्स क्या है, इक्वली डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊं, जैसे मैं यहाँ पे ये रिमोट बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट इसके अंदर, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट है बेटा, ये सारे के सारे, अगर मैं यूँ बोलूँ कि रिमोट 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, समझना मेरी बात को,
अगर मैं यूं कहूं कि ये जो रिमोट है ये 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या ये पॉइंट भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा? तो क्या ये पॉइंट भी 5 मीटर से? तो क्या ये भी 5 से? सारे के सारे 5 मीटर से। तो ये एक्चुअल में है क्या? एक रिजिड बॉडी है, सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हैं, सेम डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। किसके ऊपर है? सेम डिस्टेंस के ऊपर है। तो अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स बेटा सेम डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो सारे के सारे क्या होंगे? सेम स्पीड से जाएंगे। तो ये क्या है? रिजिड बॉडी का मोशन है। इसी को क्या बोलते हैं? कंस्टेंट मोशन, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल है, ये खींच नहीं सकते हैं। तो इन्हीं के ऊपर देखो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं, अभी आपको समझ में आएगी, क्लियरिटी भी आएगी इन चीजों से। जैसे पहला एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके का है, ये पुली है, ये ग्राउंड हो गया हमारा। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रख दिया बी, और मान लो कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है ए, ठीक है। ये जो ए ब्लॉक है ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये जा रहा है इधर v वेलोसिटी। जाहिर सी बात है ये अगर इधर जाएगा तो ये आगे आएगा, और इसको बोल देते हैं 37 डिग्री, कुछ एंगल कुछ तो मान लेते हैं 37, ठीक। समझने वाली बात देखना बेटा, इस ब्लॉक में इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जिस स्पीड से मूव करेगा उतने से ये करेगा, उतने से ये करेगा, इतने से ये करेगा, कह सकता हूं मैं। तो अगर मैं यूं कहूं, क्लियरिटी आ रही है ना? हाँ, क्लियरिटी आ रही है पूरी, देख पा रहे हो, अब ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बोलूं बेटा कि ये पॉइंट कितने से आ रहा है? 5 मीटर से। ये वाला पॉइंट भी कितने चलेगा? 5 मीटर से। तो ये स्ट्रिंग कैसी है? इनएक्सटेंसिबल है। तो ये पॉइंट भी कितने जाएगा? 5 मीटर से। ये भी कितने जाएगा? 5 से। ये भी कितने जाएगा? 5 से। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि 5 इक्वल्स टू ये इसके अलाउंग कितना, इसका कॉम्पोनेंट कितना होगा? v cos 37। बिल्कुल कहा जा सकता है सर v cos 37 डिग्री हो जाएगा। तो v cos 37 होगा, तो यहां से v cos 37 कितना होगा? 4/5, और ये 5, तो कितना बोलेंगे इसको? v इक्वल्स टू v cos 37 4/5 ही होता है ना? 37, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये हो जाएगा 25/4, ये वेलोसिटी चलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये है, समझने के लिए हमको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई ये कोई ऐसे सर्कल सा है, ये कुछ v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये यहाँ पर एक पुली है, और ये वेट b 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और इसके साथ ये जो दे रखा है ये 37 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 37 डिग्री दे रखा है। क्लियरिटी आई? तो बेटा क्या होगा कि ये v निकाल दी मेरे को। मैं फिर से वही बात करता हूं, मैं क्या कहता हूं कि जिस वेलोसिटी से ये पॉइंट, ये कितने से आ रहा होगा? 2 से, ये भी कितने से? 2 से, तो ये भी इधर कितने से? 2 से, तो ये भी इधर कितने से आ रहा होगा? 2 से कहेंगे। तो ये v का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, वो भी कितने से आना चाहिए? 2 से ही चलना चाहिए। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि सर v cos 37 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल ही होगा। तो v cos 37 फिर से क्या बोलूंगा? v इक्वल्स टू 4/5 इक्वल्स टू 2। तो क्या कह सकते हैं? v इक्वल्स टू 10/4 इस स्पीड से आएगा। ये v का वैल्यू कितना होगा? 10/4, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं, देखना। यहां देखो, ये देखो, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इससे थोड़ी ज्यादा क्लियर है। ये कोई पुली है, और भाई ये आ रहा है कुछ ऐसे बोल देते हैं ए को, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अगर फ्रेम में नहीं आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में बना देता हूँ आपको चीज समझ आने के लिए। यहाँ पे लो, ये है, ये कोई ए ब्लॉक है, इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये लो, ऐसे ही कोई ये ब्लॉक है, और ये एंगल में ले लेता हूँ 37 डिग्री, कुछ भी ले लो। अगर इसको 37 लिया तो इसको ले लो 50 डिग्री। ये कोई दूसरा ब्लॉक है, सेम, ये कुछ इधर v स्पीड से आ रहा है, तो वही v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जितनी स्पीड से ये जा रही होगी, ये पॉइंट जा रहे होंगे, उतनी स्पीड से ये पॉइंट चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ तो उतनी स्पीड से ये चल रहे होंगे। ये 37 है, तो बेटा यार ये भी 37 है, तो ये 5 का ये इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 5 cos 37 है ना। ये किसके इक्विवेलेंट होएगा?
v cos 53 के, दोनों को इक्वल कर दो। 5 cos 37 इक्वल्स टू v cos 53, होगा कि नहीं होगा? 5 cos 37 मतलब 5 इंटू 4/5 इक्वल्स टू v इंटू 3/5 कह सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 20/3, ये मेरे को मिला v। आया कि नहीं आया? ये कितना मिला? 20/3। ठीक, चलो ये तो हो गया कुछ इस तरीके का मोशन। एक और होती है बेटा, एक और चीज होती है कि जब मेरी पुली मूव कर रही हो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस चीज को समझते हैं। देखना जरा यहाँ पे, मान लो ये पुली क्या है, रेस्ट पे। समझने वाली बात समझना, देखना ये वाली, ये A है, ये कोई तो भी एक पॉइंट B है। सुनना जरा, मैं कहता हूं t टाइम में ये कितना डिस्प्लेस हुआ, A विद रिस्पेक्ट टू पुली, नीचे इतना ही आया। बेटा ये जितना नीचे आया उतना ही ये ऊपर गया होगा, एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू पुली कह सकता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं एक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो माइनस ऑफ एक्स ऑफ बी पी विद रिस्पेक्ट टू पुली। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए पी विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकता हूं, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है भाई, वेलोसिटी आ गई। जरा इसको ढंग से लिखे तो क्या बोलेंगे, वी ए माइनस वीपी। बेटा वेक्टर ऊपर लगाते रहो साथ में ना, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस वीबी माइनस वीपी कह सकता हूं। अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो बेटा क्या मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, माइनस वीपी माइनस का वीबी प्लस का वीपी, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे अगर मैं लिख सकता हूं तो मैं इसको इधर उधर करूंगा तो मेरे को देखो वीपी की जो वैल्यू मिलेगी, डायरेक्ट मैं लिखता हूं, क्या मिलेगी, वी ए प्लस वी बी बाय 2। आया समझ में? आया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इस वाले पार्ट को भी अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा। तो क्या मैं सीधा ही लिख दूं एक्सेलरेशन? तो जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा वो कितना मिलेगा, ए प्लस ए बी बाई 2 इक्वल्स टू ए ऑफ पी। बोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आएगा ना? ठीक है, तो ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई कि ठीक है सर मैं ऐसे लिख सकता हूं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे अपने को चीजें क्लियरिटी आएगी कि सर हम क्या कर सकते हैं और कैसे नहीं। तो देखो बड़े सिंपल और कंसेप्चुअल दो क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई चीज आए। मान लो ये पुली है, कुछ तो भी स्पीड से जा रही है, मुझको नहीं पता, ये और ये एक ब्लॉक ले लेते हैं ए बी। ठीक है, इसको लेके आता हूं नीचे 2 मीटर पर सेकंड से, इसको लेके आता हूं नीचे 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो वीपी की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। ठीक है निकाल लेते हैं। ठीक है यार, जैसे ले लिया वैसे ले लिया। क्या बोलेंगे, वी ए प्लस वी बी बाई 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली वीपी कह सकते हैं। तो अगर मैं वी ए की वैल्यू, तो देखो ये तो सपोर्ट से बंद है ना, तो ये तो जीरो ही हो गया, और वी बी मेरा कितना जा रहा है नीचे, माइनस, नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू का वी पी। अगर बेटा ये माइनस आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ जो पुली होगी वो कितना होगा, -1 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। चलो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और करते हैं, इधर ही बना देता हूँ इसको मिटा करके, थोड़ा अच्छा लेवल का कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आए कि चीजें हो क्या रही हैं। ये लो कुछ ऐसा बनाते हैं, है ना, यानी बीच में बनाते हैं बड़ा ऐसा, ताकि इधर भी एक पुली लगा देता हूँ, इसको सपोर्ट दे देता हूँ, इसमें एक ए ब्लॉक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, कितने से, 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से ले आता हूँ, 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और इधर एक और ब्लॉक ले लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ सी, और इसको बोल देता हूँ डी। ठीक है, डी को लेके चलते हैं नीचे
2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ठीक है यार, रैंडम ले लिया, कर लेते हैं क्या आता है ना। चलो सबसे पहले मुझको क्या निकालना है, वीसी का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। करें, चलो देख लेते हैं बेटा। ये वाला पुली नीचे आ रहा है, मैं इस वाले को बोल देता हूँ, ये आएगा VP1, इसको बोलता हूँ VP2, ये बोलूंगा VP3, है ना। चलो जरा इस वाले में लगाता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, VP1 इक्वल्स टू VA का वैल्यू तो देखो इस वाले पार्ट का तो 0 प्लस नीचे जा रहा है तो माइनस का 2/2, तो VP1 की वैल्यू कितनी आएगी, VP1 की वैल्यू आएगी भाई साहब -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब अरे तेरी नीचे आ रहा है, ठीक है, माइनस VP1। ठीक, चलो इसकी बात करते हैं। VP2 वैसे तो मेरे को साफ दिख रहा है, -1 से इधर आ रहा है तो ये +1 से ऊपर जाएगा, पर फिर भी निकाल लेते हैं। VP2 इक्वल्स टू VP1 प्लस VP2 बाय VP3 बाय 2। देखो देखो बेटा ये चीज तो 0 हो गई, रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो VP1 कितने से आ रहा था, VP1 -1 से आ रहा है, तो -1 प्लस VP3 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर आगे 0 हो जाएगा, तो VP3 देखो निकल के आ गया कितना 1। यानी भाई मुझे क्या पता चला, ये 1 से ऊपर जा रहा है। चलो अब इनकी बात करते हैं। मैं VP3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, VP3 इक्वल्स टू VC प्लस VD बाई 2, ठीक है, सब वेक्टर में। तो बेटा यहां से देखो VP ऊपर जा रहा है कितने से, 1 से, तो 1 इक्वल्स टू VC मुझको पता नहीं है, प्लस VD नीचे आ रहा है माइनस डिवाइडेड बाय 2, तो देखना जरा ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2VC माइनस 2, तो VC का वैल्यू कितना आएगा, हाँ +4 मीटर पर सेकेंड। +4 का मतलब कि ये भाई नीचे जा रहा है तो ये कितने से ऊपर जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से। मेरे ख्याल से अब आपको मूविंग पुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब ये भी चीज क्लियर हो गई तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे पावर कांस्टेंट। ठीक है, पावर कांस्टेंट मेथड। पावर कांस्टेंट मेथड बताता हूं, बड़े काम की है। पावर कांस्टेंट मेथड बड़े ही काम की है, उससे आपको इजी भी है, बहुत इजी है। जब कहीं कुछ समझ में नहीं आए वो लगा दो। देखो पावर कांस्टेंट मतलब पावर कितनी होती है, F.V इक्वल्स टू पावर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, F.V इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, F.V कांस्टेंट यानी कि टेंशन T इंटू वी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। वेलोसिटी तो सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, T इक्वल्स टू ए बी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। क्या कह सकता हूँ, T1 A1 इक्वल्स टू T2 A2। यहां से कह सकते हैं T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2। ठीक है, आओ जरा इस कंसेप्ट को लगाते हैं क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस के अंदर इस कंसेप्ट को अगर मैं इंप्लीमेंट करूंगा, देखना जरा, कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस में लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं, लो ये M1 सभी बनाते हैं, ए बोल देते हैं, इसको बोलते हैं MB। 1 2 बोल दो, ज्यादा अच्छा है। 1 उसको बोल दो 2, थोड़ा इजी सा रह जाता है ना। इसका एक्सेलरेशन है A2, इसका एक्सेलरेशन है A1, तो आपको A1 A2 की वैल्यू निकालनी है। पावर कांस्टेंट का मतलब क्या है, देख बेटा, ये टेंशन T है तो इधर भी कितनी आएगी T, इधर भी कितनी आएगी T, ये कितना 2T। ठीक है, तो जरा देख इस वाले के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोल रहा था अभी मैंने क्या बोला था, T1 A1 इक्वल्स टू T2 A2 बोला था। मैं A1 A2 के अंदर रिलेशन निकाल सकता हूँ। इस वाले पार्ट के ऊपर टेंशन कितनी लग रही है, इस वाले के ऊपर T इंटू A1 इक्वल्स टू 2T, इधर देख 2T इंटू A2। ठीक है, मुझे निकालना क्या था, A1 और A2। T से T कैंसिल, A1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A2, ऐसे लिख सकता हूँ। चलो मेरे को सबसे मेन चीज क्या थी, ये रिलेशन निकालना आ गया, पहली बात तो ये। अब अगर मेरे को एग्जैक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है तो बेटा M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे फटाफट। देख जरा M2 का FBD क्या बनेगा, ऊपर तो लग रहा है 2T, नीचे लग रहा है M2G और ये नीचे आ रहा है, तो क्या बोलेंगे M2A2 इक्वल्स टू M2G माइनस 2T। फर्स्ट तो सॉरी ये है, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, सिमिलरली अगर मैं इसकी लिखूंगा M1 की लिखूंगा तो M1 की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, M1 में आएगा T, नीचे आएगा M1G, तो मैं क्या बोलूंगा T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A1।
बेटा यहां से टी का वैल्यू अब मुझको क्या निकालना है, A1 निकालूं कि A2 निकालूं, आप बोलो। वो सर A2 निकाल दो। A2 अगर मेरे को निकालना है तो A1 को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, T माइनस M1G इक्वल्स टू M2 इंटू 2A2, यानी 2M1 A2 इक्वल्स टू T, और ये चीज भी उठ करके इधर चली जाएगी तो प्लस M1G। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो T की, तो ये कितना आएगा, M2 A2 इक्वल्स टू M2G माइनस 2 कितनी है, 2M1 A1 प्लस M1G प्लस M1G। ठीक है, कर लो सॉल्व। A1 थोड़ी आएगा, A2 आएगा ना, यहाँ पे A2 निकाल रहे हैं तो बस यहां से जो भी A2 आएगा वो यहां पुट कर दो तो A1 आ जाएगा। आया, चीज आई समझ में कि सर हमें कैसे करना है, कैसे हम लगा सकते हैं इसको। चलो अगर ये चीज आ गई समझ में तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको थोड़ी जो अच्छे से क्लियरिटी आएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आप लोगों को और थोड़ी अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है, यहाँ देखो, लो कुछ इस तरीके का ले लो, यानी रिलेशन मेरे को निकालना आना चाहिए, बाकी तो इक्वेशन अपन लोगों ने खूब बना रखी है। ये M1 हो गया, ये कुछ इस तरीके का कर दिया, ये नीचे मेरा M2 हो गया। ठीक है, M2 हो गया तो ये मैं क्या बोल देता हूँ, A2 से ये ऐसे आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये किससे आएगा बेटा, A1 से इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, चलो A1 और A2 निकाल लेते हैं। क्या बोलेंगे, ये इधर कितना लग रहा है, क्या बोलेंगे बेटा, इधर ये कितना लग रहा है, इस तरफ तो लग रहा है ये T, ये भी कितना T, तो ये भी कितना T, T 2T। फिर से कर लें, क्या बोलेंगे, T इंटू A1 इक्वल्स टू 2T इंटू A2। क्या मेरे को A1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेम रिलेशन मिल गया पहला। इस वाले M2 का FBD बनाऊंगा तो M2 कितना बोलेंगे, ऊपर तो लग रहा है 2T, ये आ रहा है A2 से नीचे और नीचे लग रहा है M2G, तो बेटा इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, M2G माइनस का 2T इक्वल्स टू M2A2। ये एक इक्वेशन बनी। इस वाले की क्या लिखोगे आप, इसकी आप लिखोगे T इक्वल्स टू M1 A1, ये वैल्यू यहाँ रख दो, M2G माइनस कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, नहीं सब सही है, M2G माइनस 2M1 A1 इक्वल्स टू M2 A2। इसको उधर कर दो तो क्या बोलेंगे, M2G इक्वल्स टू M2 A2 प्लस 2M1 A1। ठीक बेटा, यहाँ से A1 क्या है, 2A2 है, तो A1 को क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ से तो सीधा ही कर देते हैं ना, छोटी सी बन गई, M2 A2 प्लस 2M1 इंटू 2A2 कितना आएगा, M2 A2 प्लस 4M1 A2। बेटा यहाँ से M2 प्लस 4M1 A2 आ गया, ये आया मेरा M2G। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आई, A2 की वैल्यू आ गई M2G अपॉन M2 प्लस 4M1। ये A2 की वैल्यू को यहाँ रख दो, A1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे पावर कांस्टेंट के। एक क्वेश्चन और कर लें, वेलोसिटी निकलवा लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसमें वेलोसिटी निकलवा लेते हैं। ठीक है, चलो भाई ये लो देखते हैं, बना लेते हैं M1 लो, इसको बोल देते हैं, इसको V1 M2 V2, V1 और V2 के बीच में रिलेशन निकालना है। करें, जैसे मैं ये बोलूं बेटा इसके ऊपर T है तो इधर भी T होगा और इधर भी T होगा, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2T है ना, और इधर कितना होगा, इधर भी होगा 2T। तो बेटा इस वाले केस में क्या बोल सकते हैं, 2T इंटू V1 इक्वल्स टू, इधर कितना है T 2T 3T इंटू V2। ठीक है, जो मर्जी निकाल लो वेलोसिटी, तो T से T कैंसिल, ये रिलेशन आ गया ट्वाइस ऑफ V1 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ
v2, यानी v1 इक्वल्स टू 3/2 ऑफ v2। ये v1 और v2 के बीच में रिलेशन आ गया। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब जो नेक्स्ट और लास्ट वैरायटी है इसके अंदर, लास्ट तो क्या अभी तो काफी सारी चीजें, खैर ठीक है। ये जो नेक्स्ट वैरायटी है इसके अंदर होता है वेज कंस्टेंट मोशन। नेक्स्ट जो होगा हमारा, इसको लिखते हैं हम वेज कंस्टेंट मोशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार, इसको देखते हैं। यहाँ पर ये जो वेज कंस्टेंट मोशन है, इसके अंदर मैंने 2 एग्जांपल लिए। मैं इससे आपको, इन दोनों एग्जांपलों से आपको चीजें समझाता हूँ, बिल्कुल क्लियरिटी में आएंगी चीजें समझ में। सुनना, इसमें क्या हो रहा है, ये v वेलोसिटी से ऐसे आ रहा है और ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, यानी कि ये ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। उसको भी कराऊंगा एक बार, इसको देखो, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। इनके बीच का कॉन्टेक्ट लूज नहीं हो रहा है, बस ये मेन मुद्दे वाली बात है। क्या मुद्दे वाली बात है कि ये तो आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये आ रहा है कुछ v1 से, और बेटा जो इस वाले पार्ट का जो ये वाला पॉइंट है ये कुछ जा रहा है इससे, लेकिन इन दोनों का ये जो n है ना, ये बराबर मेंटेन है। कॉन्टेक्ट जो है वो लूज नहीं हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया, कॉन्टेक्ट अगर लूज नहीं हो तो उसके लिए क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल होगा, इस वाले का जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इन दोनों का इक्वल होगा। उस ही कंडीशन में इनका कॉन्टेक्ट कभी भी लूज नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, ये कितना, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है बेटा। तो ये v1 से आ रहा, तो मैं इस डायरेक्शन में क्या बोलूंगा, v1 cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू, ये कितना होगा v2 का इसके अलोंग कितना आ जाएगा, ये पूरा अपने आप में कितना है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा तो क्या कह सकता हूं, v2 cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो कभी भी इनका कांटेक्ट लूज नहीं होगा। तो ठीक है, इस लाइन के अलोंग है ना, नॉर्मल के अलोंग कह रहा हूं, नॉर्मल के अलोंग, ठीक। कभी भी कांटेक्ट हमारा इनका लूज नहीं होगा। कब, जब इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटीज होंगी वो मेरी क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैं क्या बोलूंगा, v1 cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू v2 sin थीटा। अब ये रिलेशन आ गया, v1 इक्वल्स टू v2 sin थीटा बाय cos थीटा, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, v1 इक्वल्स टू v2 tan थीटा। ये मेरे को रिलेशन मिला, ठीक है। आओ जरा उस वाले की तरफ चलते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। उस तरफ चलते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। उसमें भी देखो बेटा, ये जो एंगल दे रखा है इसको मैं रब कर देता हूं, अपने को स्पेस मिलेगा। आप इसको नोट कर लो जब तक, और फिर खुद करने की कोशिश करो जरा। v का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जरा क्या आएगा। बेटा देख जरा, इस वाले के अंदर भी मैं क्या बोलूंगा, इसका ये वाला जो कॉम्पोनेंट है ये आ रहा है 10 से नीचे, ठीक है। सिमिलरली इसका ये वाला जो पॉइंट है, कंपोनेंट कह रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला जो है ये जा रहा है कैसे, पॉइंट v से, ठीक है। इनके बीच का कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए। तो जो नॉर्मल के अलोंग ये जो होगा इन दोनों का, इसके अलोंग जो भी वेलोसिटीज होंगी वो दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये 37 है। तो ये देखना जरा, क्या ये बात हो सकती है कि सर ये 10 साइन ही आएगा क्या, 10 इधर आएगा, 10 cos 37, साइन नहीं, 10 cos 37 मस्ट बी इक्वल्स टू v cos 53। क्यों 53, क्यों, क्योंकि ये 37 है, ये पूरा 90 है, तो ये 53 हो जाएगा ना, कह सकते हैं ना, ठीक है, कह सकते हैं। इक्वल्स टू v, देखो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v cos 53, और इस 10 का इधर कितना आएगा, 10 cos 37। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी इनका नॉर्मल कभी ब्रेक नहीं होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, v cos 53। cos 53 का मतलब 53 बोल दो या sin 37 बोल दो, एक ही बात है, 3/5 है ना। v cos 37 10 इंटू 4/5, 5 तो 5 गया, 40/3 इतनी वेलोसिटी से ये आएगा, ठीक है। ये v का वैल्यू कितना होगा, 40/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, 2 एग्जांपल में से मैंने आपको समझाया वेज कंस्टेंट। तो आज की क्लास के अंदर बेटा मैंने मोटा मोटा आपको क्या बताया, कंस्टेंट मोशन बताया। कंस्टेंट मोशन के अंदर मैंने बोला कि रिजिड बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही होती है उसी वेलोसिटी से क्या मूव कर रहा होता है,
सारे पॉइंट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको वेलोसिटीज कंपेयर करके बताया, फिर मैंने आपको पुली चलती हुई बताई, पुली चलती हुई के बाद फिर मैंने आपको पावर कांस्टेंट मेथड बताई, पावर कांस्टेंट मेथड के बाद बेटा मैंने आपको वेज कांस्टेंट मोशन पढ़ाया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे सारे जो हमने पढ़े।